अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। अमरीकी सदर जो बाइडन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान तफसीली मुलाकात के बाद जारी एक मुश्तरका बयान में दोनों कायदीन ने पाकिस्तान से सरगर्म लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। दोनों कायदीन ने इस्लामाबाद से मुतालबा किया कि वो नई दिल्ली को हदफ बनाने वाले इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस मौके पर जारी मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से सरगर्म लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे इंतहा पसंद ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा दोहराया गया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले मुश्तरका बयान में कहा गया कि बाइडन और मोदी ने सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के लिए तंजीमों के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की और पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई करे कि उसके ज़ेर इंतज़ाम इलाके से कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। मुश्तरका बयान में कहा गया कि सदर बाइडन और वज़ीर आज़म मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्द ग्रुपों बशमूल अल-कायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई के मुतालबे का अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो सन 2008 में भारत के इक़्तिसादी दारुल-हुकूमत मुंबई पर होने वाले दहशतगर्द हमलों समेत मुख्तलिफ हमलों में मुलविस अफराद को सजा दें। इस पूरे मामले को लेकर बाइडन और वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से मुश्तरका बयान जारी किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को 2 दिन के मिस्र के दौरे पर पहुंचे हैं। दारुल-हुकूमत काहिरा में उनका इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। पीएम मोदी को मिस्र के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मैडबोली ने रिसीव किया। 4 दिन की मोदी की इस विजिट को बायलैटरल ट्रेड के हवाले से बेहद अहम माना जा रहा है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी इसी साल हमारे 74वें यौम जमहूरिया के तकरीब में चीफ गेस्ट थे। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो 6 महीने में दोनों मुल्कों के सरबराहान की दूसरी मुलाकात होगी। मोदी यहाँ हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म 1000 साल पुरानी शिया मस्जिद अल हाकिम भी जाएंगे। गूगल भारत में डिजिटाइजेशन के लिए $10 बिलियन यानी करीब 82,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने जुमे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। वहीं अमेजॉन के CEO ने भी पीएम से मिलने के बाद भारत में $26 बिलियन यानी करीब 2,10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही। सुंदर पिचाई ने कहा कि वज़ीर आज़म से मिलना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। गूगल भारत के डिजिटाइजेशन के लिए $10 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा। हम गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने का ऐलान कर रहे हैं। दोनों कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। इसके अलावा अमेजॉन के CEO ने भी कहा है कि इस इन्वेस्टमेंट के जरिए हिंदुस्तान में बहुत सारी नौकरियां खुलेंगी और बहुत से MSCs को इसका फायदा पहुंचेगा। दोनों देशों की कंपनियों को, बिजनेस को, मैन्युफैक्चरर्स को, इनोवेटर्स को सीधा संदेश है, this is the moment. I think the relationship between India and the U.S. is strong and will continue to get stronger. And I think the president has done, the prime minister has done an incredible job in building a great country. It was a very inspirational speech, really about the partnership between the U.S. and India and the strength and the growth of the Indian economy, and how the partnership with America couldn't be stronger at this point in time.
just lovely to see India and America just getting closer to really come together to tackle the world problem. Historical moment and a pivotal moment. When you look at the last 3 days, Prime Minister has met from New York to CEOs in Washington DC, the White House State Dinner, the White House 21 gun salute, and now today with his leadership, you are seeing a much stronger interest in India, not only just purely from an FDI perspective, but from an innovation perspective. And he said that the partnership between US and India is going to benefit the world. So to me, this was a great event, great trip with the Prime Minister. I believe he's one of the top 3 leaders I've ever met in my life. You already know this. I'm the biggest bull on India, the biggest optimist, and I believe firmly in Prime Minister Modi's vision. So you just look at this and you realize the energy that's going on in terms of how America thinks about the Prime Minister and how he has an ability to gain people's trust based on the track record and forming relationships. It was an honor to meet Prime Minister Modi during a historic visit to the US. The excitement here, in terms of seeing the progress India has made, particularly around the vision of digital India and the economic opportunity. And I met the Prime Minister in December, and we continued our conversation. And we shared Google is investing $10 billion in the India Digitalization Fund, and we are continuing to invest through that, including in companies working on AI. As part of that, we have a 100-language initiative. We are bringing BART to more Indian languages very soon. And we are also excited today that we are announcing the opening of our Global FinTech Operations Center in Gift City, Gujarat. And it'll cement India's FinTech leadership thanks to UPI and Aadhaar. And we are going to build on that foundation and take it globally. So we are very excited at the progress, and with the advent of AI, I think the opportunity for India to make more progress is definitely exciting, and we're going to support the Prime Minister's vision there. His vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do, and the follow through on this. I had a very good and productive conversation with Prime Minister Modi. I think we share a number of goals together in India. Very interested in helping create more jobs, helping digitize more small and medium-sized businesses, and then helping more Indian companies and products be able to be exported all around the world. Amazon is one of the biggest investors in India in the world. We've already invested $11 billion to date with an intention to invest another $15 billion, which will bring the total to $26 billion. So we're very much looking forward to the future of partnering. मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका को तारीखी करार देते हुए कहा कि ये हिंद अमरीकी ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुरी ने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने पहली बार अमेरिका का दौरा किया तो हिंदुस्तान दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत थी और आज ये 5वें नंबर पर आ गई। मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान किए गए इक़दाम और माहिदों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को बढ़ाने का ऐलान किया, जो कि अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज पर एक पहल है। टेक्नोलॉजीज जो हुई है जनवरी 23 एज अ मेजर माइलस्टोन इन यूएस इंडिया रिलेशंस। नासा, आप नासा जानते हैं, इसरो को भी जानते हैं, टू डेवलप स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन बाय 2023। इसका आप मायना पूरा समझ रहे हैं? अगर इसरो नासा कोऑपरेट करेंगी स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन, उसका क्या मतलब है आगे जाते। और प्रेसिडेंट बाइडेन appreciated India's signing of the Artemis Accord, which will advance a common vision of space exploration for the benefit of mankind. देखिए, पहले हम टेक्नोलॉजी की बात करते थे, हम डिफेंस की बात करते थे, अब ये जो कटिंग एज कोऑपरेशन है स्पेस सेक्टर में, स्ट्रेटेजिक signing of an MOU on semiconductor supply chain and innovation,
Micron Technology to invest up to 825 million to build a new semiconductor assembly and test facility in India. Creating secure and trusted telecommunications. Public-private cooperation between vendors and cooperation, India's Bharat 6G Alliance and US Next G Alliance. मणिपुर में हफ्ते के रोज रियासती वजीर एल सुसेंद्रो के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया। उनके निजी गोदाम और वहां खड़ी 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और वजीर के घर में घुसने की कोशिश कर रही भीड़ को भगाया। सुसेंद्रो कंज्यूमर एंड फूड अफेयर्स और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वजीर हैं। वो मैतेई तबके से आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गोदाम में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के करोड़ों रुपए के पाइप रखे हुए थे, जो आगजनी में पूरी तरह जलकर खाक हो गए। भीड़ ने नॉर्दर्न इम्फाल में साजीवा जेल के पास वाक़े बीजेपी दफ्तर में भी आग लगा दी। मणिपुर में 52 दिनों से जारी तशद्दुद को लेकर आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ये मीटिंग 3 घंटे तक चली। संसद भवन में हुई मीटिंग में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजारत दाखिला माफ कीजिएगा मरकजी वजीर नित्यानंद राय और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी शामिल हुए। इस मीटिंग में टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रायन, शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह, आरजेडी के एमपी मनोज कुमार झा, एनसीपी जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र वर्मा, मणिपुर के एनसीपी चीफ सोरेन इबोइमा और सीपीआईएम के एमपी जॉन ब्रिटा समेत कई कायदीन पहुंचे थे। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज इल्जाम लगाया कि उसके लीडर और साबिक वजीर आला ओक्रम एबोबी सिंह को नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान मणिपुर के लोगों के दर्द और गम की नुमाइंदगी करने के लिए अपने नुकात पेश करने के लिए काफी वक्त नहीं दिया गया। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश और मणिपुर के साबिक वजीर आला विक्रम एबोबी सिंह ने वजीर आला एन बीरेन सिंह को फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा किया। Today, Home Ministry has organized one meeting about Manipur. You know, this meeting is a national level, national all-party meeting. So AICC nominated me. I was attended there. Just immediate after that meeting is over, I came here for meeting Jairamji and my colleagues, other press friends. This is most unfortunate on my part. They are not giving the time which I know I cannot take much time. Even then, just around it may be 7-8 minutes maximum. More than that, they are not giving. What I started, thank you, Honorable Home Minister Amit Shah ji. You have organized this all national level political party meeting after a gap of this 50 days. We hope that this type of meeting will be appropriate if the Honorable Prime Minister is share this type of meeting. I don't know whether they does not like to. And also then next I said that we thought that Manipur, though it is a small, tiny state, but we hope that strategically bordering an international border of Myanmar with India, we thought that we are protecting our boundary. But even today, Honorable Prime Minister, why he did not mention even a single word, single tweet, and when Manipur is burning, now it is almost more than 50 days. We thought that election is election. Once election is over, then Prime Minister is for a whole country, including Manipur. Why he is not, whether he is angry or not about Manipur or not, that is we don't know. Why he is not mention even a single word for Manipur.
Then after that, you please finish. I have no chance for expressing. There are few important points which not much. That is, I'd like to mention. But I said that okay, I will complete. Then when all other colleagues when they speak, after that, at least please give me some more extra concession, since I belong from that particular Manipur. So immediate after that he. साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 52 दिन हुए हैं। 3 मई से हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलें। तो हमारा पहला बिंदु जो है, जो इबोबी सिंह जी ने भी आज उठाया, जैसा कि उन्होंने आपको कहा है, कि पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें। गृह मंत्री वहां जा चुके हैं, आरएसएस ने भी एक लंबा बयान दिया है, पर हमारे प्रधानमंत्री जो दुनिया भर की बातें करते हैं, सभी विषयों पर अपने आप को विश्वगुरु मानते हैं, मणिपुर के बारे में 52 दिन में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। तो हमारी पहली मांग है कि प्रधानमंत्री कृपया अपनी चुप्पी तोड़िए। दूसरी बात यह है कि ये सर्वदलीय बैठक जो है, बेहतर होता कि ये इम्फाल में होता। एक मैसेज जाता, एक संदेशा जाता, एक संकेत देता कि जो मणिपुर की पीड़ा है वो देश की पीड़ा है, मणिपुर की जो दर्द है वो देश की दर्द है। पर ये बैठक दिल्ली में हुई, पर यह बेहतर होता कि ये बैठक इम्फाल में होता। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी राष्ट्रीय दलों की बैठक इम्फाल में भी आयोजन किया जाएगा। तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अलग अलग ग्रुप है वहां, मिलिटेंट ग्रुप, उनके पास हथियार हैं। कहां से हथियार आया है? लूटे हैं हथियार, उनको हथियार दिया भी जा रहा है कहां कहीं से। तो हमारी तीसरी मांग है कि ये सारे मिलिटेंट ग्रुप, बिना कोई भेदभाव के, सारे मिलिटेंट ग्रुप के पास जो हथियार है वो उनसे छीनना चाहिए। सारे के सारे आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप के पास जो हथियार है उनसे लेना चाहिए, डिसआर्म करना चाहिए और ये तत्काल होना चाहिए। चौथा मांग हमारा है, सीधा मांग है, जब तक ये मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मणिपुर में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। मणिपुर में कोई शांति, कोई सद्भावना का जो रास्ता है, जो कदम हमें लेने हैं, इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हो सकता। तो चौथा मांग है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा फौरन प्रधानमंत्री लें। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकारा है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस स्थिति को संभाल नहीं पाया, हिंसा बढ़ा है, गंभीर स्थिति है और मैं कुछ नहीं कर पाया, और उन्होंने जनता से माफी मांगी। ऐसे हालात में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत आसमान छूती महंगाई पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के बहाने बनाती रही है, लेकिन अब खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई के ताल्लुक से जो रद्दअमल दिया है, इस पर मोदी हुकूमत को जवाब देना चाहिए।
खड़गे ने कहा कि हुकूमत के वज़रा कहते हैं कि महंगाई नजर नहीं आ रही है और हुकूमत भी महंगाई के सिलसिले में बहाने बनाती रही है, लेकिन अब हुकूमत को बताना चाहिए कि क्या महंगाई के ताल्लुक से रिजर्व बैंक का तबसरा भी दुरुस्त नहीं है। खड़गे ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि महंगाई है तो मोदी जी के वज़रा कहते हैं कि महंगाई दिखती नहीं, अवाम कहते हैं कि महंगाई है तो मोदी हुकूमत सप्लाई, मौसम, जंग सब बहाने बनाती है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं तमाम लीडरों से कह रहा हूं कि आपको ईडी और सीबीआई की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सच के साथ डटकर मुकाबला करें। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त यकीनी है, फिर मोदी जी और उनके इत्तेहादियों की तहकीकात करा लेना। सत्यपाल मलिक ने मजीद कहा कि अडानी के पास वज़ीर आज़म का पैसा है। अपोजिशन के इत्तेहाद ने मोदी हुकूमत में खलबली मचा दी है। हुकूमत मिशनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन कायदीन के घरों पर छापे मार कर हरासा किया जा रहा है। मरकजी वजीर संजीव बालियान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बयान देते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि कई बार उनके ख़ानदान को थाने से मैंने रिहा कराया। संजीव बालियान में हिम्मत है तो वो पार्टी छोड़कर कामयाबी हासिल करके दिखाएं। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई के शिवाजी नाट्य मंदिर में अपनी पार्टी यानी शिवसेना के कायदीन और कारकुनों को खिताब करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की एकनाथ शिंदे फडणवीस हुकूमत पर शदीद हमला किया। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के कोविड सेंटर घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन फिर ठाणे, पुणे, नागपुर के भी कोविड सेंटर के घोटालों पर कार्रवाई कीजिए। पीएम केयर फंड में तनख्वाह टाटा ने 3000 करोड़ रुपए डोनेशन दिए, वो कहाँ गए उसका हिसाब भी दीजिए। वाज़ेह है कि उद्धव ठाकरे ने मौजूदा बीएमसी में चल रही मुबैना बदनवानी के खिलाफ 1 जुलाई को विराट मार्च की अपील की है। इसकी तैयारी का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि बारिश होने का अंदेशा है, लेकिन बड़ी तादाद में पहुंचे। कोविड बहरान में बीएमसी की बदनवानी को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे हाथ में ईडी दीजिए, हम बताते हैं कि कहां कहां छापेमारी करनी है। हम जब सवाल करते हैं तो हम पर कार्रवाई की जाती है और जवाब नहीं मिलता है। एकूणच त्या काळामध्ये सातत्याने देशभर जेवढे सर्वे झाले त्या सर्वेमध्ये आपल्या मी माझं नाही म्हणत, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचं नाव सर्वोत्तम मुख्यमंत्री म्हणून आलेलं आहे। ही यांची पोटदुखी आहे। भाजपच्या एकही मुख्यमंत्र्याचं नाव सर्वोत्तम मुख्यमंत्र्यात आलेलं नव्हतं, त्यांची पोटदुखी आहे। त्या पोटदुखीसाठी निवडणुकीमध्ये जमाल गोटा त्यांना द्यायचाच आहे, कारण हे औषध आहे ना, हे घोड्याचंच द्यावं लागेल, कारण एकदाच कोटा व्यवस्थित साफ करावा लागेल त्यांचा। जो काय बोभाटा चाललेला आहे कोरोना काळातला घोटाळा, त्या सूरजच्या वरती धाड टाकली, काय कोण आहे सूरज? सारा शिवसैनिक आहे। ठाकरे कुटुंबियांना धक्का, आणि काल आपले उपमुख्यमंत्री, म्हणजे किती यांच्या मनामध्ये आपली भीती बसलेली आहे। काल मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगून पाटण्याला गेलो होतो, त्याच्याबद्दल मी बोलणारच आहे, पण लगेच देवेंद्र फडणवीस म्हणाले हे परिवार बचाव बैठकीला गेलेले आहेत। देवेंद्रजी एवढ्या पातळीवरती येऊ नका, परिवार तुम्हाला सुद्धा आहे, तुमचे सुद्धा परिवाराचे व्हॉट्सएप बाहेर येत आहेत, आलेले आहेत। अभी तकरीबन 1 माह ही हुए हैं जब आरबीआई ने ऐलान किया था कि 2000 रुपए के नोट को धीरे धीरे चलन से खत्म किया जाएगा और लोगों ने अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोट बगैर वक्त ज़ाया किए बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये है कि अब तक 72% 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। ये इंकशाफ एक ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तान के बैंकों में गुज़िश्ता 1 माह में 2000 रुपए के 72% नोट जमा हो चुके हैं। ये रिपोर्ट हैरान करने वाली है और मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से रिपोर्ट आई है। 23 मई से लेकर 23 जून तक मुल्क के तमाम बैंकों में जो नोट डिपॉजिट हुए हैं उनकी मालियत का ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ऐसी उम्मीद भी नहीं होगी कि 2000 रुपए के नोट को चलन से हटाने का ऐलान होते अवाम इससे इतनी जल्दी पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए 4 माह से ज़्यादा का वक्त दिया था, यानी अब भी 3 माह से ज़्यादा का वक्त बाकी है और मार्केट में 2000 रुपए के नोटों का सिर्फ 28% हिस्सा मौजूद रह गया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और 4 धाम महापंचायत के नायब सदरनशीन संतोष त्रिवेदी ने मंदिर को दान में मिला
23 किलो सोना चोरी होने का इल्जाम लगाया। ये सोना मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर परत के तौर पर लगाया गया था, जिसे मुंबई के एक कारोबारी ने डोनेट किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक त्रिवेदी का इल्जाम है कि मंदिर के गर्भगृह में पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में सोने की परत चढ़ाने का काम हुआ था। जब सोने की प्लेटें लगाई गई थी तो अब उन्हें पॉलिश करने की क्या जरूरत थी, लिहाजा इसकी जांच जरूरी है। वहीं कांग्रेस कायद और उत्तराखंड के साबिक वजीर नवप्रभात का कहना है कि एक डोनर के सोना डोनेट करने पर शक किया जा रहा है कि डोनेशन में कितना सोना मिला था, तांबे में सोने को क्यों मिलाया गया। ऐसे कई सवाल हैं। केदारनाथ ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ में भी ऐसा घोटाला होने की जानकारी मिल रही है। यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर ने बगावत कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ने वोरोनिच और रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया है। रोस्तोव का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी वैगनर के कब्जे में है। रूसी मीडिया आरटी की तरफ से जारी तस्वीरों में रोस्तोव शहर की सड़कों पर वैगनर की बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी फौज का एक हेलीकॉप्टर गिराने की बात कही है। अल जजीरा ने खबर दी है कि प्राइवेट आर्मी के मॉस्को की तरफ बढ़ने की खबर है। मॉस्को की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और रूस की फौज तैनात कर दी गई है। शहर में हाई अलर्ट है और दारुल हुकूमत को जोड़ने वाले हाईवेज बंद कर दिए गए हैं। वैगनर की बगावत की खबर आने के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वैगनर ने पीठ में छुरा घोंपा है, उन्होंने मुल्क की जनता को धोखा दिया है। ये फौज को चुनौती है, हम हर हाल में शहरियों की हिफाजत करेंगे। Вон вам пулеметчики, здравствуйте. Я хуею, ребята, блядь, это пизда. Это пизда. Как будто в кино, я хуею. Вот там красные — это Минобороны. Белые — вот это Вагнера. И вот Вагнера сидят, курят, шерри ебают. Летит очень низко. Только что был взрыв. Мама! Мама! Я страшно! Мама! ईरान के अलबर्स सूबे में गुज़िश्ता 11 दिनों में आलूदा शराब पीने से कम 17 अफराद की मौत हो गई। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी अरना ने अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। एजेंसी ने अलबर्स सूबे के चीफ जस्टिस हुसैन फाजली के हवाले से जुमे को अपनी रिपोर्ट में कहा कि जहरीली शराब से तकरीबन 191 अफराद मुतासिर हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक सूबाई पुलिस ने 9 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 गुज़िश्ता 2 दिनों में पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अफराद मैथनॉल में पानी और दीगर चीजें मिलाकर जहरीली शराब की तैयारी या तकसीम में मुलविस थे। ईरान में एक इंटरसिटी रोड पर 26 कारों की आपस में टकराने से कम 6 अफराद हलाक और 25 दीगर जख्मी हो गए। तस्नीम खबरसां इदारे की खबर के मुताबिक ये वाक़या जुमे को मकामी वक्त के मुताबिक 10:50 पर पेश आया, जब लोहे के गार्डर ले जा रहे एक सेमी ट्रेलर ट्रक ब्रेक फेल हो जाने की वजह से 25 दीगर गाड़ियों से टकरा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि खैलगेलोरिया और बोयर अहमद सूबों में पेश आने वाले इस वाक़े में मुतअद्दिद राहगीर जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।